अपनी जो भी शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, यूपी टेट में सीडीपी का पोर्शन वही है। तो मनोविज्ञान का इतिहास से हम शुरू करेंगे और हम कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट मैप के माध्यम से बनाएंगे। कंसेप्ट मैपिंग से ही हम अपने 15 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाया करेंगे, झूले 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 झूले। और इससे एग्जाम टाइम पे जब हम इस तरीके के नोट्स बनाएंगे तो हमारा क्विक रिकॉल होगा, हम डरेंगे नहीं, बाकी लोग डरेंगे, बाकी लोगों को लगेगा ओ माय गॉड देयर इज लॉट टू रिवाइज। पढ़ते समय एक ही पॉइंट्स में पढ़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोविज्ञान का इतिहास में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मनोविज्ञान आया कैसे। तो देखो यार, मनोविज्ञान पहले किसका शब्द था, फिलॉसफी का शब्द था, है ना, फिलॉसफी का शब्द था। तो हमने कहा किससे जुड़ा हुआ था, पहले ये फिलॉसफी से जुड़ा था। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र। इससे जुड़ा हुआ था पहले बेटा जी, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से जुड़ा। यानी कोई भी ऐसा कुछ जानता नहीं था कि यार भाई कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, लोग बस यही जानते थे तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है, मुझे यार मन के ख्याल सबके अलग अलग होंगे, तो ये हम सबका अपना अपना फिलॉसफी होगी, हम सबका अपना अपना दर्शन। ठीक सा। अब फिर क्या हुआ, मनोविज्ञान को अलग अलग रखा गया कि भाई मनोविज्ञान अलग रखो, फिलॉसफी अलग है, मनोविज्ञान अलग रखो, साइकोलॉजी अलग रखो, फिलॉसफी अलग रखो। तो ये साइकोलॉजी शब्द जो है ये आया कैसे, इसके आने के पीछे का कारण भी तो होगा। तो भैया देखो, ये साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। क्या कहेंगे, ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द, और इससे बना हुआ है ग्रीक या यूनानी भाषा में। तो एक तो है आपका साइको, क्या है, साइकी। एक क्या कहोगे आप इसका, साइकी कहोगे, क्या कहोगे, साइकी, साइकी। और दूसरा है लोगोस, दूसरा क्या है, लोगोस। साइकी का मतलब क्या है भैया जी, आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या है, विज्ञान। तो साइकोलॉजी को अगर इसका आप मीनिंग ब्रेक करते हो, शाब्दिक अर्थ पूछ ले, तो आप कहोगे इसका मतलब है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कह लीजिए, क्या कह लीजिए, आत्मा का अध्ययन कह लीजिए आप, ठीक है ना। साइकी और लोगोस, आत्मा का अध्ययन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन। क्या है बेटा इसका शाब्दिक अर्थ, तो आप कहेंगे आत्मा का अध्ययन, इसका शाब्दिक। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा, यूनानी भाषा का शब्द है। अब अगर कोई हमसे ऑप्शन में ही ना दे यार बुड्ढा, ग्रीक आए ही नहीं, मोस्टली शब्द लैटिन भाषा के देते, तो अगर हमें लैटिन भाषा ऑप्शन में दे और यूनानी भाषा ग्रीक लैंग्वेज ऑप्शन में ना मिले, तो हम क्या करेंगे दीदी, तो हम लगा के आएंगे लैटिन भाषा का शब्द। लेकिन एक्चुअली ये शब्द किसका है, ग्रीक का। अगर ऑप्शन में ग्रीक न मिले तो हमें क्या करना होगा, तब हमें वहां पे पहुंचना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से अगर आप इधर उधर किसी बैच में चले गए हैं, हेल्पलाइन नंबर 9711449696 कॉल कीजिए, बोलिए, समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना गुड्डा। हाँ बोलो, हर हर शब्द आ जाओ। अब बात आती है गुड्डा कि ये वाली बात होगी, तो ये इसको साइकोलॉजी ही क्यों कहा, कोई तो कारण होगा। जब हम पहले फिलॉसफी से जोड़ते थे, मनोविज्ञान कोई शब्द ही नहीं था अलग से, ये शब्द जो है ये साइकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसको सबसे पहले साइकोलॉजी किसने बुलाया, इसको बाइकोलॉजी भी तो बोला जा सकता था, इसको माइकोलॉजी भी तो बोला जा सकता था, इसको पाइकोलॉजी भी तो बोला जा सकता था, इसको खुजलॉजी भी तो बोला जा सकता था, खुजलॉजी भी तो हो सकता था भाई, ये कुछ भी हो सकता था। तो 1590 में एक हैंडसम हंक भैया का नाम रुडोल्फ गोल, क्या नाम था बेटा, रुडोल्फ गोल, ठीक है ना, गोलकनाथ मत कर देना, ठीक है ना, रुडोल्फ गोल भैया के, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था साइकोलॉजी। किताब का नाम क्या था बेटा, साइकोलॉजी, उस किताब का नाम। और यहीं से ये शब्द निकला साइकोलॉजी, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है साइकी यानी आत्मा, और लोगोस का मतलब अध्ययन। ठीक, यहाँ तक एक बात समझ में आई है ना, हो सकता था साइकोलॉजी माइकोलॉजी सभी हो सकता था, ठीक है ना, है ना, सभी हो सकता था। अच्छा, अब मेरी बात को समझे, ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हमें पिक्चोग्राफ बना के और समझना है। अब क्या होता है, कई बार आप पढ़ते हो, आप बड़े बोर हो जाते हो यार, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ओ माय गॉड 45 पेज की हमें ये पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, 5 पेज की पीडीएफ पढ़नी और 5 पेज समझ में आएंगे, तुम राजी राजी बोलोगे घर पे जिंगल लाला हो। ठीक, अच्छा। अब बेटा जो शुरुआत हुई, ये मनोविज्ञान की हिस्ट्री चल रही है, यस यस। अब क्या हुआ, जब शुरुआत होती है ना किसी भी खूबसूरत चीज की, जब शुरुआत होती है बेटा जी, तो पॉइंट नंबर 4 पर, तो शुरुआत में 16वीं सेंचुरी में अरस्तु है हमारे, अरस्तु, तो अरस्तु के समय पर हम इसको साइकोलॉजी कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं आत्मा का अध्ययन। तो ग्रीक के अंदर यानी यूनान के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी अलग अलग करते हैं। बोले नहीं यार, फिलॉसफी दर्शन का मतलब हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारी फिलॉसफी है, लेकिन मनोविज्ञान अलग चीज है, उसको अलग कर दिया। ठीक, तो शुरुआत में, अब की बात है बेटा जी, शुरुआत में 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को क्या कहते थे, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान। क्या था गुड्डा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। कब था गुड्डा, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा का सिद्धांत था। अब इस बात को कौन कौन लोग सपोर्ट करते थे बेटा, देखो ये देखो आप, है ना, अपनी जितनी भी जो दिमाग के अंदर कुलबुलाते कीड़े हैं, जिज्ञासाओं की, उनको साइड में रखो। कितने दिनों में हमें टाइम मिल जाएगा, इसको साइड में रखो। दीदी हम स्मार्टली कितने दिनों में इसको कंप्लीट कर रहे हैं,
ताकि आने वाले समय में जब भी ये वैकेंसी आए, है ना, ये हमारे को तो बताया ही नहीं है ना, हम इतने क्या बोलते हैं उसमें हमारी अप्रोच है कि भैया सुपर टेक वालों हमको बता दो कहानी, हाँ कब आ रहा है, अच्छा हमें भी अपने बच्चों को बताना है कि फिर हम आके आपको यूट्यूब पे बोलें भैया तब आ रहा है ना, ऐसा भी नहीं है, बट हम आपको हिंट दे रहे हैं और वो तो ऑब्वियस है, आप भी समझ सकते हैं। जब 4 तारीख को यूपीटेट का पेपर खत्म करके आयोग 8 तारीख को आपकी आंसर की जारी कर रहा है और कह रहा है 14 तारीख तक क्या लगा दो, आप एक तरीके का ऑब्जेक्शन लगा दो, तो हो सकता है 20 तारीख तक ऑफिशियल आंसर की आ जाए और इस महीने के अंत तक ही आपका पूरा क्या आ जाए, इस महीने के एंड तक ही आप लोगों का क्या कहना चाहिए मुझे, रिजल्ट आ जाए। बताओ, तो हम नहीं कह सकते, हमें तो अपना सिलेबस समय पे कंप्लीट करना, समझ के कंप्लीट करना, ताकि जैसे ही 3 महीने मिले, 4 मिले, 5 मिले, जो भी मिले, हम अपना प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। तो आत्मा का विज्ञान था। कौन कौन लोग इसको आत्मा का विज्ञान मानते थे, ध्यान से समझना, कौन कौन लोग इसको आत्मा का विज्ञान मानते थे, तो आपको याद रखना है कौन कौन मानते थे। अरस्तु, अरस्तु 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 हो गए हैं, अरस्तु अरस्तु यानी एरिस्टोटल, अरस्तु प्लेटो, अरस्तु प्लेटो और डेकार्ट, और जितने भी यूनानी लोग थे, यूनानी लोग यानी जितने भी ग्रीक लोग थे। अब हम इसको याद कैसे करें दीदी, अभी तो हमें समझ में आ गया कि मनोविज्ञान को जिन जिन लोगों ने आत्मा का विज्ञान बोला था, यानी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल बोला था, वो लोग थे एरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टे और जितने भी ग्रीक लोग थे, है ना, ये यूनानी लोग यानी ग्रीक लोग थे। लेकिन बाद में जब और याद करोगे तो भूल जाओगे, तो क्या करना है, इसका एक कोड याद करना है। कोड क्या याद करना है, इसको बोलते हैं स्मृति सहायक विधि, न्यूमोनिक्स याद करना है। आत्मा से आप क्या याद रखना है, आत्मा से आप, आत्मा से आप यूं यूं डटे, आत्मा से आप यूं डटे। अब इसमें आत्मा का मतलब तो यही है कि किस किस ने मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना। आ का मतलब है एरिस्टोटल यानी अरस्तु, एरिस्टोटल। प का मतलब हो गया प्लेटो हमारा, यू का मतलब हो गया यूनानी यानी ग्रीक लोग, और डेकार्टे डटे, ये हमारे हो गए कौन, डेकार्टे। आत्मा से आप यूं डटे, ठीक, ये हमारा पहला हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद इसका खंडन होता है। जो जो लोग बोलते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो उस बात को काट दिया जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि यार ये कैसे संभव है कि मनोविज्ञान को आप आत्मा का विज्ञान बोल दो, और सबसे बड़ी बात है कि किसी ने आत्मा को देखा नहीं, आत्मा की परिभाषा क्लियर नहीं है, किसी को पता नहीं आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, स्वरूप क्या है, संरचना क्या है, तो कैसे आप उसकी स्टडी कर सकते हो जो कि दिखती नहीं है ना, जिसका के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो परिभाषा थी केवल 100 साल तक चल पाती है, 2 साल भी बहुत बड़ी बात है। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आत्मा को किसी ने देखा नहीं, किसकी आत्मा बाहर निकल के डोलती है, मेरी आत्मा बाहर निकल के डोलती है, वाह गार्गी मैम की आत्मा का रूप देखिए, रूप का मतलब स्ट्रक्चर देखिए, ओ वाह गार्गी मैम की आत्मा 4 फुट ऊंची उछल रही है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये 100 साल तक चली कि आत्मा के अंदर से जो हमारी बातें आ रही हैं वही साइकोलॉजी। भाई आत्मा किसी ने देखी नहीं, कैसे आत्मा की स्टडी करोगे, है ना। आत्मा का मतलब वो नहीं है भूत पिशाच कि तुम्हारे ऊपर ओ इसके ऊपर आत्मा का वास है, लाओ इसकी आत्मा की स्टडी करते हैं, बताओ कहाँ से आई हो तुम आत्मा, कि मैं हूँ आत्मा प्रिंस यदुवंशी की, ठीक है प्रिंस कैसी आत्मा हो, बोले बेरोजगार आत्मा हूँ। कि किससे दुखी हो, जो इस बच्चे के ऊपर आई हो, कि मैं दुखी हूँ आयोग से, अच्छा इसका अध्ययन करते हैं, ऐसा थोड़ी ना। आत्मा का मतलब हमारी खुद की जो सोल है, हम जो है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी बात थी, लेकिन उसमें भी हम प्रॉपर एक कॉन्क्रीट चीज पे नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, वही इतिहास अगेन, यहाँ पे वही लिखना है मनोविज्ञान का इतिहास। अब ये पूरी जो आपकी डेफिनेशन थी गुड्डा, ये चल पाई कब तक, 100 साल तो चल गई गुड्डा, समझ रहे हो ना, मनोविज्ञान की स्टडी बड़ी धीमी धीमी चली है गुड्डा। तो फिर क्या हुआ, पॉइंट नंबर 5 कि 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा, मन और मस्तिष्क का अध्ययन। बोले आत्मा दिखती नहीं है, हम सामने वाले के मन और मस्तिष्क का अध्ययन करें। यानी यहाँ पर आपका जो साइकोलॉजी थी वो क्या बन गई, वो बन गई स्टडी ऑफ माइंड एंड आपका मन, ठीक है ना, माइंड की स्टडी बन गई, मन और मस्तिष्क की स्टडी बन गई, ठीक है सा। 17वीं शताब्दी में ये बात मानी जाने लगी। अब 17वीं शताब्दी में जब इसको माना गया कि भाई ये जो है हम आत्मा की स्टडी तो नहीं कर पाते, लेकिन हम 101% हम मन कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इस पे काम। तो ये 17वीं सेंचुरी की बात है। इसमें कौन कौन आता है बेटा जी, तो देखो इसमें सबसे फेमस है पोम्पो नाजी। कौन है सबसे ज्यादा फेमस, पोम्पो नाजी। कौन है पोम्पो नाजी, है ना, कौन है पोम्पो नाजी। ह्यूम एक बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हैं, ह्यूम है ना, ओट है, रीड है, थॉमस रीड, है ना,
पोम्पेनाजी, ह्यूम, पोर्ट और रीड। क्या कहेंगे? पोम्पेनाजी, पोम्पोलॉजी। कौन है ये पोम्पोलॉजी वाला? पोम्पोलॉजी वाली कौन सी औलाद है? पोम्पोलॉजी वाली कौन सी औलाद है भाई? पोम्पोलॉजी वाली कौन सी औलाद है? निकल गई यार पोम्पोलॉजी वाली औलाद। पोम्पोलॉजी को, पोम्पोलॉजी नहीं है, पोम्पोनाजी है। पोम्पोनाजी, ह्यूम, पोर्ट और रीड, थॉमस रीड, है ना। ह्यूम साहब, पोर्ट साहब, ये सब थे। अब ये हम भूल जाएंगे बाद में, तो हमें कोड बनाना है। मस्ती में पापा कोट पहन के झूमे और रीढ़ की हड्डी खिसकी। क्या बोलना है? मस्ती में पापा। क्या बनाना है? मस्ती में पापा, है ना। आप कुछ भी बना सकते हैं। मस्ती में पापा कोट पहन के झूमे, मस्ती में पापा कोट पहनकर झूमे, मस्ती में पापा कोट पहनकर क्या हुए? झूमे और रीढ़ की हड्डी खिसकी। और क्या हुआ गुड्डा? रीढ़ की हड्डी। और क्या हुआ गुड्डा? हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी खिसकी। और क्या हुआ गुड्डा जी? रीढ़ की हड्डी खिसकी। ठीक साहब। अब देखो इसके अंदर मस्ती में तो कुछ है ही नहीं। पापा का मतलब हो गया पोम्पेनाजी, कोट का मतलब कोट हो गया, पहनकर झूमे, झूमे से समझ लेना ह्यूम, और रीढ़ की हड्डी ऐसे कर रीढ़ की हड्डी किसकी? तो वो हो गए थॉमस रीड। क्या हो गए? वो हो गए थॉमस रीड। अब 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का अध्ययन मानने लगे। इसका भी खंडन हो गया। खंडन होने के पीछे का कारण एक था कि लोगों ने कहा कि अरे बबुआ, एक बात बताइए हमें कि कौन देखा है तुम्हारा मस्तिष्क का अध्ययन कैसन होगा, तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है, इसकी स्टडी कैसे होगी साइकोलॉजी में, इसका अध्ययन साइंटिफिक तौर पर हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उस समय तक टूल्स इतने अच्छे नहीं थे कि किसी की खोपड़िया खोल दो और खोपड़िया खोल के उसके अंदर से देखो। ओहो, जब ये सोचता है, देखिएगा साहब, जब ये सोचता है तो इसके दिमाग में ये एरिया, इसको बोलते हैं बीटा एरिया। ये बीटा एरिया लुपलुपावत है बहुत ज्यादा, और जब ये उदास होता है तो ये पीटा एरिया बहुत ज्यादा लुपलुपावत है। ऐसा तो था नहीं उस समय पे। तो कहा यार मन और मस्तिष्क का विज्ञान भी हम इसको साइकोलॉजी को नहीं मान सकते। क्यों? किसी के मन में क्या चल रहा है हमको क्या पता? आज तक पता लगा है कि किसी के मन में क्या चल रहा है? सामने सामने दुनिया बड़ी क्या बनती है? शरीफ बनती है, और पीछे से क्या होता है? पीछे से तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देगी, है ना। तो किसी के मन में और मस्तिष्क में क्या चल रहा है बबुआ, अगर ई का स्टडी आज नहीं हो सकता तो उस 17वीं शताब्दी में संभव ही नहीं। तो बोले यार पता तो नहीं लग पाएगा कि मन और मस्तिष्क में क्या है। दूसरा क्या है? मन जो है वो निश्चित नहीं है। तो देखो मन जा रहा है, हूर का मन जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत मन है हमारी हूर का। हूर के मन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है तुम वो, मतलब हूर का मन देखने में बहुत अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। हमें नहीं पता स्थिति कैसी होती है, कैसे मन बदल जाता है, ये भी तो नहीं पता लगता। तो बोले ये भी खत्म करो, हटाओ। इसका भी बेटा हो गया खंडन हो गया। इसका भी क्या हो गया बिट्टू? आप बोलोगे दीदी खंडन हो गया। ऐसा ये भी नहीं चली, ठीक है साहब। तो फिर एक दूसरी परिभाषा का मन बनता है, यानी एक दूसरी समझ का मन बनता है। 100 साल ये भी चल गया, 200 साल चल गया, इसी पे काम करते रहे। फिर आती है क्या? 19वीं शताब्दी। क्या आती है? 19th सेंचुरी आती है, 19वीं शताब्दी आती है। वो कहती है यार न तो हम मन देख सकते हैं, नहीं हम आत्मा देख सकते हैं, तो साइकोलॉजी क्या है? तो इन्होंने कहा मनोविज्ञान बेसिकली चेतना का अध्ययन है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस का, इसका कॉन्शियसनेस का अध्ययन है। ठीक है ना, कि यार हम कॉन्शियसली क्या क्या सोचते हैं, मतलब सक्रिय तौर पर अपने पूरे दिमाग का प्रयोग करके हम कितना जबरदस्त सोच पाते हैं। तो ये चेतना की स्टडी है। लोग एकदम से राजी हो गए, ओ चेतना आई, तो अब तो हम पता लगा पाएंगे। बढ़िया चलता रहा चेतना का अध्ययन, यानी हम सक्रिय दिमाग से जो काम कर रहे थे, जो चीजें सोच रहे थे, मनोविज्ञान उसकी स्टडी करने लगा कि इंसान क्या कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से बेहतर बनता है। ठीक है ना, ये सारी बात होने लगती है। अब इस चेतना में भी एक दिक्कत है बेटा। क्या दिक्कत है? हाँ, आप प्राइमरी वाले तो लेंगे। इस चेतना में भी एक दिक्कत है, आप सारे काम चेतन मन से नहीं करते। आप बहुत सारे काम क्या करते हैं? अर्ध चेतन और अचेतन से करते हैं। ठीक है ना, अर्ध चेतन और अचेतन से, यानी सबकॉन्शियस और अपने अनकॉन्शियस ब्रेन से हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे रात में हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, तो क्या कॉन्शियस होकर हम सोचे अच्छा हम नहीं पास हो पा रहे हैं, तो चलो हम चेतन मन से नहीं, रात में सोते समय अपने दिमाग से ये सोचेंगे कि हमें मिल रही है क्या? ट्रॉफी। हमारे आए कितने नंबर? 140 यूपी तक में। अब हम ये लेंगे, वो लेंगे, इधर से चले जाएंगे उधर, उधर से चले जाएंगे इधर, अब हम ये प्राप्त करेंगे। तो चेतन मन से सोच के चलता है, या अर्ध चेतन या अचेतन होता है। अर्ध चेतन सोचता है, अनकॉन्शियस ब्रेन जो बातें दिल में रह गई हैं, जो बाहर नहीं निकल पाई, उन बातों को कई बार आप जो अचेतन में आपने दबा दी थी बात, वो बातें कई बार बाहर निकलती है सपने में। किसी ने ठुकराया था तुम्हारी मोहब्बत को कभी बेरोजगारी के चलते,
कि किसी ने ठुकराया था तुम्हारी मोहब्बत को, कभी बेरोजगारी में चलते दबा बैठे थे उसकी यादों को, अचेतन मन में हल्के हल्के वो निकल कर आ रही हैं चेतन मन में रोज सपनों में। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं होता। अचेतन मन में जो यादें होती हैं वो भी तुम्हें क्या करती हैं, इंस्पायर करती हैं, वो भी तुम्हें सपने में दिखाई देती हैं कि हाँ जो ना हो सका मेरा अपना इस संसार में, मिलेंगे तुम्हें सपनों के संसार, वहां मामला तुम्हारा चल रहा है। तो हम सारा काम जो करते हैं वो कॉन्शियस ब्रेन से नहीं करते, ठीक है। तो इसमें मानने वाले कौन कौन थे? तो इसमें मानने वालों में विलियम वुंट थे। कौन थे गुड्डा? तो आप कहोगे विलियम वुंट, ये थोड़ा कम डार्क है, इसको लिखते हैं। तो कौन कौन थे गुड्डा? तो आप कहोगे विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, और क्या थे? विलियम सली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली, ठीक है ना, ये थे। एक विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली। इसी में वो विलियम वुंट हैं जिन्होंने 1879 में क्या किया था? 1879 में जर्मनी की लिपजिंग नामक यूनिवर्सिटी में, लिपजिंग शहर के अंदर क्या की थी? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। बढ़िया चल रहा था कि इंसान कॉन्शियस ब्रेन में कैसे सोचता है, खूब एक्टिव होकर अपने दिमाग से कैसे काम करता है, ये सब पूरा दिमाग में बढ़िया तरीके से चल रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसका कोड भी लिख लो। चेतना को विलियम ने, चेतना को, इसका कोड है चेतना को, चेतना को विलियम ने वुंट व जेम्स से मिलाने का सलीका सिखाया। चेतना को विलियम ने वुंट व जेम्स से मिलने का सलीका सिखाया। मिलने का क्या सिखाया? सलीका सिखाया, यानी सली हो गया, सलीका सिखाया। तो चेतना की बात आ रही है। कौन कौन मनोविज्ञान को चेतना बनाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम सली बनाते। अच्छा, अब क्या बात आई? वही निकल के आई कि मैकडूगल जैसे लोगों ने कहा चेतना बड़ा बुरा शब्द है। मैकडूगल साहब ने इस बीच में किताब लिखी और किताब का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। याद होगा, किताबें याद भी कराएंगी, तो यहाँ आप एक नोट डाल के लिख लेना कि हमारे विलियम मैकडूगल, किसने बेटा जी? विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल साहब, विलियम मैकडूगल ने एक बुक लिखी आउटलाइन ऑफ, है ना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये याद कराने का मैंने एक तरीका बताया था कि मैं डूब जाऊंगा, मैकडूगल, मैं डूब जाऊंगा किसमें? मनोविज्ञान में। अगर मनोविज्ञान की आउटलाइन न हो तो मैं मनोविज्ञान में डूब जाऊंगा। इस किताब में विलियम मैकडूगल ने क्या कहा? इस किताब में विलियम मैकडूगल ने कहा, ये बुक थी उनकी, इस किताब में विलियम मैकडूगल ने कहा चेतना बड़ा बुरा शब्द है। कहा चेतना बड़ा बुरा शब्द है। क्या है? बड़ा बुरा शब्द है। और उसी समय 19वीं सेंचुरी में सिगमंड फ्राइड बाबा पैदा हुए। और बाबा जो थे इतने समझदार आदमी थे कि बाबा ने सारे मनोवैज्ञानिकों को एक दिन बुलाया, इकट्ठा किया और बोले इधर बैठो और सुनो, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम एक्टिवली जो सोच रहे हैं चेतन मन से, वो हम जो चीजें मन में दबा के बैठे हैं वो यानी अचेतन, और एक और होता है इन दोनों के बीच में अर्ध चेतन यानी सबकॉन्शियस, ऐसे बल्कि हमारा काम चलता है। तो लोग एकदम कहने लगे ये क्या चेतन अचेतन अर्ध चेतन कहाँ होता है? ऐसे ही होता है। तो 19वीं सेंचुरी में ये चेतना यानी कॉन्शियस ब्रेन से हम जो काम करते हैं उनकी स्टडी होने लगी। लेकिन ये भी चीज नहीं निकली सही ढंग से, इस बात का भी खंडन होने लगा, क्योंकि हर काम हम सोच समझ के नहीं करते। कई बार काम उत्तेजनाओं में भी हो जाते हैं, कई बार काम अचेतन में दबी हुई इच्छाएं जो निकल कर आती हैं उनसे भी हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को गजब तरीके का गुस्सा, गजब तरीके का क्रोध आ रहा हो, वो रोज उस क्रोध को, रोज उस गुस्से को दबा रहा है ना। एक दिन वो एक मूवी आई थी साहब, सबने देखी होगी, 2 स्टेट्स, है ना। प्रीति की धानी चादर ओढ़ के आया तेरे शहर में रांझा पिता, प्रीत मगन न मुझको लुभाए तेरे संग सूखी रोटी खाए, मन मस्त मगन नाचे। उस मूवी में एक सीन है साहब कि बाप जो है वो माँ को मारता पीटता है, लड़का कर रहा है आईआईटी। एक दिन लड़की की खुपड़िया घूमती है, एक रेपट बाप ने मार देता है। उस दिन के बाद से बाप और बेटे की बातचीत बंद हो जाती है। अब देखो, कायदे में तो गलत बात है भाई, आप कैसे अपने पिताजी को पीट सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि उसके अचेतन मन में ये हमेशा से रहा होगा कि ये आदमी यार मेरी माँ को क्यों मारता है, मैं छोटा हूँ इसलिए मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाता। और हाँ, वही आलिया वाली। और एक दिन उसके मन में आया होगा, वो रोज अपने मन में ये चीज दबाता होगा, बताऊंगा किसी मेरी माँ को मार, उसको गुस्सा आता होगा अपने बाप। लेकिन एक दिन उसका अचेतन मन उसके चेतन मन पे हावी हो गया, कॉन्शियस ब्रेन साइड में चला गया, अचेतन बोला तू हट, ऐसे नहीं चलेगा, तू रोज सोचता है बाप ने नहीं मारना। और चेतन मन ने एक रेपटा पड़ने के बाद बाप नीचे गिरता और बोलचाल बंद हो जाती है, क्योंकि यार कोई भी पिता अपनी पुत्री से थप्पड़ थोड़ी ना खा सकता। तो अचेतन मन ही काम कराता है। ये बात कौन बोले? विलियम मैकडूगल। इनकी जो दुकान थी, इनकी जो पूरी बात थी वो हो गई एकदम 100 सालों में समाप्त। बोले यार मनोविज्ञान में केवल इसकी स्टडी नहीं हो सकती। तो फिर 7वां पॉइंट लिखना कि 20 में जाकर हमने ये मानना शुरू किया कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का क्रिया है। दैट साइकोलॉजी इज व्हाट? द स्टडी ऑफ व्यवहार यानी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। व्यवहार और अनुभव का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि ये चीजें दिखाई देती हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए कि किसी का व्यवहार अचानक से तुम्हारे लिए
क्यों बदल गया, किसी के एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा क्यों है, किसी के एक्सपीरियंस कठिन क्यों है, कठोर क्यों है, किसी के एक्सपीरियंस जीवन के इतने सरल क्यों है। तो 20वीं सेंचुरी में इसे व्यवहार और अनुभव का अध्ययन माना जाने लगा। और उसमें कौन कौन आते हैं, तो आप कहेंगे पावलोव आते हैं, स्किनर आते हैं, ये सब व्यवहारवादी। और कौन आते हैं, वॉटसन आते हैं, वॉटसन आते हैं, वॉटसन। और कौन आते हैं बेटा जी, थॉर्नडाइक भी इसी के अंदर आते हैं। ये सब क्या है, ये सब व्यवहारवादी। वुडवर्थ भी इसी के अंदर आते हैं बेटा जी, व्यवहारवादी है वुडवर्थ, है ना। क्या है ये सब के सब क्या है बेटा जी, ये सब के सब व्यवहारवादी। राजी हो, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राजी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्रो एंड क्रो भी ले लेना, क्रो एंड क्रो भी आते हैं, ठीक है, राजी हैं, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही हमें बना, ठीक है ना, ऐसे ही हमें बनाना है। पावलोव, स्किनर, ये अब कैसे याद रखेंगे, शिवम को कोड क्या यार, शिवम को वुड में, ठीक है ना। तो शिवम में आपका स्किनर, वॉटसन, यहाँ पे आपका क्या हो गया, शिवम को वुड पर कर, ये तुम्हारा पावलोव हो जाएगा। वुड का मतलब हो गया वुडवर्थ, को का मतलब हो गया क्रो एंड क्रो। अब क्या रह गया, थॉर्नडाइक रह गया। शिवम को वुड पर थॉर्न, शिवम को वुड पर क्या बजाना है, थॉर्न बजाना, थॉर्न से याद रखना, थॉर्न बजाना, क्या करना है, थॉर्न बजाना है। तो ये क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो गई यहाँ पर, अच्छा सा। तो आज तक हम मनोविज्ञान की किस बात को मानते हैं, किसी बात को कि साइकोलॉजी न तो आपकी आत्मा का अध्ययन कर सकता है, न मन का, न केवल चेतना का, बल्कि चेतन, अर्धचेतन सबका अध्ययन करते हुए साइकोलॉजी आपके बिहेवियर और आपकी स्टडी का अध्ययन करता है। तो साइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर एज वेल एज द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके अनुभवों का अध्ययन करता है। इसीलिए वुडवर्थ की एक परिभाषा बड़ी फेमस हुई, और वो परिभाषा क्या थी वुडवर्थ की, वो परिभाषा थी वुडवर्थ की कि भैया मनोविज्ञान जो है, विज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, आत्मा, फिर मन, फिर इसका मन, फिर चेतना का त्याग, फिर किसका त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर किसका त्याग किया, चेतना का त्याग किया। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया। आजकल व्यवहार को अपनाए हुए हैं, वह आजकल इसको अपनाए हुए हैं, आजकल व्यवहार को अपनाए हुए हैं। आजकल किसको अपनाए हुए हैं, आजकल व्यवहार को अपनाए हुए हैं, व्यवहार को अपनाए हुए, आजकल किसको अपनाए हुए हैं, कहाँ, आजकल व्यवहार को। तो वुड जो होती है, वुड से याद रखना लकड़ी, तो लकड़ी की कोई आत्मा नहीं है, मन नहीं है, चेतना नहीं है। लकड़ी का व्यवहार यही है कि वो जहां लगेगी वहीं जलेगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही एक और भैया है, क्रो एंड क्रो, है ना। अब यहाँ क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं सदी बालक की सदी है। क्या कहते हैं, 20वीं सदी बालक की सदी। ध्यान से समझना, 20वीं सदी क्या है, बालक की सदी है। तो याद रखना, 20 कौवे बच्चे को उठा के ले गए, ठीक है ना, दिमाग में बना लो, 20वीं सदी बालक की सदी है, क्रो एंड क्रो। जब मनोविज्ञान की स्टडी हो रही थी, बातों को समझा जा रहा था कि मनोविज्ञान क्या है, क्या नहीं है, आत्मा का अध्ययन है कि किसका अध्ययन है, ये सारी स्टडीज जब चल रही थी, तो इसी बीच कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि यार साइकोलॉजी की एक आध स्ट्रीम थोड़ी ना होगी, है ना, साइकोलॉजी की कोई एक आध स्ट्रीम थोड़ी ना होगी बेटा। साइकोलॉजी तो हर एक चीज पर अप्लाई हो सकती है, बड़ों पर भी अप्लाई होगी, बड़ों की आत्मा, बड़ों का मन मस्तिष्क, बड़ों की चेतना, बड़ों के व्यवहार का अध्ययन, छोटे बच्चों का भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से आपके जो काम में आती है वो आती है चाइल्ड साइकोलॉजी काम में। बाल मनोविज्ञान आपसे पूछा जाता है, आपसे मनोविज्ञान पूछा जाता होता तो आप सेंथनम इफेक्ट जानते, आप मार्टिन सेलिग्मैन का नाम जानते, आप है ना रिचर्ड बर्नर का नाम जानते, आप ब्रूनर का नाम जानते हो, आप बहुत सारे लोगों के नाम जानते, है ना। लेकिन आपसे पूरी साइकोलॉजी नहीं, आपसे पूछी जाती है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अब अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें होता तो होता क्या है, 17वीं सेंचुरी क्या होता बेटा, 17वीं शताब्दी, वही जब हम कह रहे थे कि मन और मस्तिष्क पर, 17वीं शताब्दी में ओमेनियस नाम की व्यक्ति, क्या नाम है, ओमेनियस, क्या नाम है, ओमेनियस, है ना, ओमेनियस। कॉमन सेंस लगाना है बच्चों की साइकोलॉजी को। तो ओमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना, इसकी स्थापना स्कूल ऑफ इन्फेंसी, यानी किसका, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव, तो शैशव बच्चों के स्कूल की स्थापना करते हैं। एग्जैक्ट ईयर अगर बताऊं तो 1628 का समय। ये 2 किताबें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं बेटा जी, तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी, क्या लिखी बेटा जी, आप कहोगे 2 बुक्स लिखी। 2 बुक्स इसी बात पे थी कि छोटे बच्चों का जो स्कूल हो, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझो और फिर देखिए हम कितने बड़े ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। देखो जो भी समझदार आदमी होगा वो इस बात को बहुत भलीभांति जानता है कि आप आज अगर इस बात को समझ गए कि किसी भी देश की
आने वाली जनरेशन कौन है? उसके बच्चे हैं। अगर हमने उन्हें फोन का एडिक्ट बना दिया, बर्बाद। अगर हमने उन्हें लॉजिकल बना दिया, आबाद। जो काम हम नहीं कर पाए, हमारी आने वाली पीढ़ी करेंगी। लेकिन आने वाली पीढ़ी खुद तो निकल सकती है। जापान जैसे देश, फिनलैंड, नॉर्वे, इन देशों ने अपने यहाँ फोन स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दिया। कहते हैं मिट्टी वाह में खिलवाइए बालक। और हमारे यहाँ क्या? Oh my God, baby, you are becoming so dirty. Come here, साफी साफी कर दे तुम्हारी। अच्छा ये पहनो, हम तुम्हारी फोटो तक इंस्टाग्राम पे डाल। अरे बच्चा ही क्या रहा जो मिट्टी में लगड़ के ना आए, जिसने अपने आप को, है ना, इसमें फ्रूटी में न नहलाया। अंकित सर की बेटी करती है, कुत्तों को, गली के कुत्तों को फ्रूटी में नहलाती है वो लड़की। ये है बचपन। ये आपको क्रिएटिव सोचने का मौका देता है। जितने अतरंगी हम बचपन में, उतना क्रिएटिव दिमाग। तो ये बात अगर हम बचपन से समझा दें अपने बच्चों को कि अरे जा जी ले सिमरन, तू अपनी जिंदगी बचपन में खूब बढ़िया, तो आने वाली जनरेशन बेटर। हमारे यहाँ मम्मियाँ चिप्स को पूरे पकड़ा कर, अगर रूट है लंबा तो चिप्स खा लो बेटा, बच्चा क्या खा रहा, 4-4 पैकेट चिप्स खा रहा है ना। और ऊना क्या चाहिए, बना लो कोई बढ़िया 2-4 लड्डू मठरी बना लो, जिसमें विटामिन B12, E, P, K, F सब मिल जाएगा, अगर प्रोटीन मिनरल सब हो। बच्चा भी खुश, तुम भी खुश, हेल्दी फूड, हैप्पी जर्नी, एंजॉय थिंग्स। पढ़ाई बैग लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। तो 17वीं सेंचुरी में इस इंसान ने, कॉमिनियस भैया ने बात को समझा कि यार इन्फेंसी का जो स्कूल होना चाहिए वो ऐसा हो, वहां जो बुक्स हो वो ऐसी हो जिनमें मजा ही आता। तो इन भैया ने 2 किताबें लिखी। एक किताब की यार प्राइमरी एजुकेशन दी कैसे जाए, प्राइमरी एजुकेशन दी कैसे जाए, और दूसरा उसमें यार ज्यादा चित्र डालो तो बच्चे को पढ़ने में मजा आता। बच्चा चित्र देखता है। हम बचपन में खुद भी क्यों कॉमिक्स पढ़ते थे, चित्र देख के मजा आता है। तो उन्होंने यही वाली बात कही, ठीक है ना। तो ये स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना अगर एग्जैक्ट जानना चाहते हैं 1928 में हुई। और ये 2 किताबें लिखते हैं, एक कि यार पढ़ने में चित्र वित्र होने चाहिए किताबों में, और दूसरा प्राइमरी एजुकेशन कैसे दी जाती है। 17वीं सेंचुरी में ये चल रहा है। अब जब 17वीं सेंचुरी में ये चल रहा है तो कोई और भी पीछे रहने वाला था। कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। हमने बहुत कॉमिक्स पढ़ी गर्मियों की छुट्टियों में। दोपहर में मम्मी खेलने नहीं देती थी, उनके टांगे तोड़ दूंगी। तो पापा क्या करते थे, गट्ठर भर के चाचा चौधरी, चंपक, बालवन, है ना, और क्या बोलते हैं, और भी आती थी, है ना, तो ध्रुव, है ना, सुपर कमांडो ध्रुव, दोगा, नागराज, सब पढ़ा है बेटा, सब पढ़ा है, सब पढ़ा है। हाँ बेटा, आपके सिलेबस में एनसीएफ भी रहेगा, आरटी भी रहेगा, चाहे लिखा नहीं पूछिएगा तो। एनसीएफ, आरटी, एनईपी 2020, है ना, ये सब आपके में रहेंगे। तो इसी समय पर, चाइल्ड साइकोलॉजी के समय पर ही 1774 में पेस्टोलॉजी, इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों का विकास कैसा होता है, तो पहली बार एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित किया। किसने? पेस्टोलॉजी। कब किया? 1774। तो 1774 में क्या कहोगे? पेस्टोलॉजी। क्या कहोगे? पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 यानी अपने 3.5 साल के, अपने 3.5 वर्ष के, है ना, बच्चे का वैज्ञानिक अध्ययन करके, कैसा किया? वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक अध्ययन किया कि कोई बच्चा कैसे बिहेवियर करता है, कैसे सीखता है ना। और इसमें प्रकाशित किया बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी किसने किया? बेबी की बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी के नाम से इन्होंने ही प्रकाशित किया। ठीक, क्या किया? बेबी बायोग्राफी के नाम से प्रकाशित किया। इसी बीच एक चीज और होती है। वो चीज क्या होती है कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर, क्या होता है? जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी में? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में क्या होता है बेटा जी? मनोविज्ञान की पहली लैब खुलती है ना। मनोविज्ञान की पहली क्या खुलती है? प्रयोगशाला। जैसे लैब होती है ना, लैब प्रयोगशाला की स्थापना। और करने वाले कौन है? विलियम वुंट। कौन बने? विलियम वुंट। कौन बने बेटा जी? तो आप कहोगे विलियम वुंट। अच्छा, लैब क्या होती है? लैब प्रयोग। अगर आप किसी चीज का साइंटिफिक अध्ययन करना चाहते हो तो बहुत आपको कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको उसका लैब में अध्ययन करना, दिक्कत नहीं है। मस्त पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, बेहतरीन रिवाइज करेंगे। आपकी पहले से भी यूपी टेट में बहुत जबरदस्त नॉलेज बनी हुई है और हम उतनी ही डेप्थ में पढ़े थे, तो हम तो सीडीपी के मामले में तो बाकियों से 25 कदम आगे चल रहे हैं और 100% बेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो 1879 में जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की लैब यानी प्रयोगशाला विलियम वुंट साहब स्थापित करते हैं। इसीलिए इन विलियम वुंट साहब को आप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहते हैं। इनको क्या कहते हो? विलियम वुंट को। विलियम वुंट को आप क्या कहते हो? यहाँ से विलियम वुंट क्या है? तो आप कहोगे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विलियम वुंट क्या है? तो आप कहेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के पापा। क्या है? पापा जी, है ना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। अब मनोविज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग होने लगे लैब में, जैसे आप साइंस में प्रयोग करते हैं। आपको पता है लैंग्वेज की भी लैब होती है, लैंग्वेज की भी लैब होती है, लैंग्वेज लैब होती है। जैसे आप लैंग्वेज सीखते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, संस्कृत, तो ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन लगी रहती है, बच्चा कान में हेडफोन लगाता है, उसमें फोनेटिक्स सिखाया जाता है कि किसी भी शब्द का सही उच्चारण क्या है। तो लैंग्वेज की भी लैब होती है ताकि ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सके। तो मनोविज्ञान को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। इसी बीच चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है अगर हमने बच्चों को जबरदस्त कर लिया तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, समाज है, वो ज्यादा बेहतर बन जाएगा। ठीक साहब, कहीं कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा नन्ना मुन्ना, मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डू। अच्छा, इसी बीच एक और घटना घटती है। क्या घटना घटती है बेटा जी? कि 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है स्टैनले हॉल। क्या नाम है? स्टैनले हॉल नाम के एक व्यक्ति। ये एक किताब लिखते हैं साहब। किताब क्या है इनकी? एक बुक आती है और बुक का नाम है अडोलसेंस। अडोलसेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? किशोरावस्था। ये एक किताब लिखते हैं और इस किताब से पूरे अमेरिका के अंदर जो चाइल्ड है, चाइल्ड के साथ साथ जो अडल्ट हो रहे हैं, पहले अडोलसेंस हैं, किशोर हो गए हैं, उनका अध्ययन शुरू हो जाता है और बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से, बड़ा साइंटिफिक तरीके से, बड़ा वैज्ञानिक तरीके से। तो आप देखेंगे कि जो पहला बच्चों का जो जिन्होंने किसी भी तरीके का अपराध किया है, तो पहला जो सुधार गृह होता है कि ऐसे अपराधियों को हम जेल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये अपने से सीनियर अपराधियों के साथ जाते होंगे। ओह माय गॉड, व्हाट हैव यू डन? I actually killed my friend. What's the reason? That he was just not bullying me. So I thought that, okay, baby, you're gonna be tired. Very well done. Let me teach you what you can do next. तो ये अपने से सीनियर जब चोर चकारों के संग में मिलते हैं, एक गुस्से में कुछ हो गया, कांड कर्म, अलग बात है। इंटेंशन या बचपन से ऐसा नहीं था। अब ये इसको यहाँ मिल गया, इसके गुरुजी कह रहा है, ओके गुरुजी, टेल मी व्हाट टू डू। कि देखो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, ऐसे उनकी जेब काटते हैं, ऐसे उसको कहते हैं गिव whatever you have, rest, I'm gonna kill you, kill you, kill you, ऐसे करके उसको लगा, ऐसे करके। फिर ये ट्रेंड होकर निकला, जेल से बाहर निकला, यहाँ तो छुप चोरी वोरी करके गया था, जेल से बाहर निकला तो बड़े लेवल के कांड करना क्यों कर रहा है? गुरुजी मिले थे उसको वहां पे, उसके गुरुजी ही अलग हो गए। तो अमेरिका ने पहली बार ये महसूस किया कि यार जब हम बच्चों की साइकोलॉजी समझ रहे हैं तो किशोरों की साइकोलॉजी समझो। तो ये अमेरिका में क्या है, फ्री लाइसेंसिंग है, गन का लाइसेंस 17 साल के बाद आपको मिल जाएगा, आप जेल में रखे दो। इसीलिए आपने ये वो वाले सीन देखे होंगे कि अमेरिका में दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पे जाके किसी बंदे ने अपनी बीवी को उड़ा दिया, बीवी ने पति उड़ा दिया गर्लफ्रेंड के साथ। ये केस ज्यादा है समाज में। बच्चों में लड़ाई हो गई तो कट्टा नहीं है। भारत में भी है कि हाँ आइए ना हमारा बिहार में, खींच देंगे कट्टा त्योहार कबार, आइए ना हमारा बिहार में। तो हमारे यहाँ है पर खुल के नहीं, लाइसेंस प्राप्त नहीं। तो इन्होंने महसूस किया कि यार बच्चे अपराध क्यों करते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझ जाए कि अपराध के पीछे कारण क्या होते हैं, उन कारणों को संभाल लेंगे, सुधार लेंगे, तो आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है वो जबरदस्त हो जाएगी और फिर देखो हमारे देश में क्राइम रेट कम हो जाएगा। बढ़िया बेहतर सोच है भैया जी की। ये वही भैया है स्टैनले हॉल जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था बड़ी तनाव, तूफान, दबाव और अकड़म बकड़म झकड़म की अवस्था। तो स्टैनले हॉल भैया ने बेसिकली अमेरिका में, क्या कहोगे, अमेरिका में क्या किया? अमेरिका में किशोर आंदोलन की शुरुआत, यानी अडोलसेंस आंदोलन की शुरुआत। इसीलिए इन्हें किशोर अवस्था का या किशोर आंदोलन का जनक माना जाता है। किशोर आंदोलन की क्या की शुरुआत, ठीक है ना, मेरी बात समझ लो, यहीं से इनकी शुरुआत हुई, इसीलिए इनको आप कहते हो किशोर आंदोलन का जनक है, ठीक है ना। अच्छा, तो अमेरिका में किशोर आंदोलन की शुरुआत की तो ये अडोलसेंस के जो आंदोलन उसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक पत्रिका लिखी, पत्रिका का नाम था पेडागोजिकल सेमिनरी। एक किताब लिखी पेडागोजिकल सेमिनरी नाम की पत्रिका छपती है इन्हीं के माध्यम से। पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका छपी 1891। तो पेडागोजिकल सेमिनरी कि भैया किस तरीके से इन किशोरों की पेडागोजी पर हमें ध्यान देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर ये वाली बात हमारी शुरू होती है। और बताओ कोई क्या कहना चाह रहे थे कुछ? तो ये मामला चल रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भैया पहला विश्व के अंदर बेटा जो 2.0 चला उसकी वो आपको मिलती रहेंगी, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चित। तो विश्व का पहला प्रथम बाल ग्रह का मतलब ये नहीं बच्चों का क्रैच बना दिया जिसमें बच्चे रह रहे हैं। बाल ग्रह की स्थापना, जो सुधार ग्रह है बच्चों के, वो कब बना? 1887। बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटू, तुम है ना फोकस इधर, जब तुम मैसेज करने लग जाते हो ना तो तुम खुद के फोकस से बहुत बदल जाते हो। तो क्या होता है, हाँ, तो 1887 में है ना न्यूयॉर्क, क्या कहेंगे, न्यूयॉर्क। तुम्हारा कोई डाउट अगर टेक्निकल टीम से भी सॉल्व नहीं होगा तो तुम क्लास के नीचे पहले तो कॉल कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे, कोई डाउट तो क्लास के नीचे, इस क्लास के नीचे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पर्सनली जवाब दूंगा,
ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे? अब दिक्कत क्या है, आप इधर मैसेज करने लग रहे हो, मैं इधर कुछ अच्छी चीज बता रही हूँ, क्या होगा, गायब हो जाएगा। हाँ, 20 सुपर 20 कूपन कोड हर बच्चे के लिए, सुपर 20 कूपन कोड इज वैलिड एंड दिस बैच इज इन 799, ठीक है ना। अब उसके बाद तुम्हें जॉब लगाएंगे बढ़िया तरीके बेहतरीन। तो पहला बाल सुधारगृह 1887 न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। आप समझ सकते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसीलिए किशोर आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, ठीक है ना साहब। अच्छा, इसका एम क्या था बाल गृह का, तो आप कहोगे अपराधियों को सुधारना। क्या था? अपराधियों को सुधारना था। क्या था? अपराधियों को सुधारना, सुधारना, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं भारत में बात कि भारत में भी तो साइकोलॉजी आई होगी, जब इतना सब कुछ बाहर हो रहा है ना, मनोविज्ञान की पूरी हिस्ट्री हो गई, मनोविज्ञान की इतनी सारी डायमेंशंस में, पहलुओं में, मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में एक चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने पे काम करने लगा, वो भी धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ। तो यही बीच में एक कहानी और गुजरती है कि भारत में भी जब मनोविज्ञान आया, तो भारत में मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान विभाग पहली बार कहाँ खुलता है, आप कहेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खुलता है। कहाँ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और कौन इसके अध्यक्ष बनते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसके अध्यक्ष बनते हैं नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, NN सेन गुप्ता, और ये घटना है 1915। और NN सेन गुप्ता इस विभाग के क्या बनते हैं? अध्यक्ष। और 1916 में यहाँ मनोविज्ञान की, भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित। भारत में पहली क्या होती है? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत में, कहाँ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता की उसी में होती है, गाइडेंस में होती है, ठीक है साहब। अच्छा साहब, अब हम जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे।